Every time I came from Abu Dhabi to see Parveen, my mother, and we would spend Saturday night and the whole of Sunday. And every time we decided that, we'll go here and eat or we'll go see these people. But after she came, we would sit in the garden and talk, and we'd decide, no, let's not do anything. Let's just be here together. And that's what we used to invariably do. We would get up very early, walk down to the beach, because early in the morning is when you get the best shells. So we would pick up shells and each time Parveen saw something, she would delight in it. And she'd say, look at this, have you ever seen anything so beautiful? It could be the most innocuous thing, but she'd find so much pleasure in discovering that shell. And we'd collect a whole, bagfuls, and then she would see who's the littlest kid among those who were with her and give the bag to that child. That's how we would start our days on Sundays. मेरे ख्याल से साहिल की तो अहमियत तो यही है कि एक बहुत बड़ा पानी का टुकड़ा है जो ज़मीन को छूता है, और उसके साथ साथ जो उसकी हवा है, उसकी जो खूबसूरती है, ये तो साहिल समंदर में ही पता चलता है ना। मुझे तो हमेशा इतनी सुकून हासिल होती है देखकर, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो रंग है उसकी, ये एक चीज़ तो इंसान की सब परेशानी भी दूर कर देती है। कि जो डिप्रेशन का शिकार है, कितने दफ़ा तो हमारे दोस्त कुछ ऐसे हैं जो क्रॉनिक डिप्रेशन का शिकार हैं, हम तो कहते चले साहिल पे चलें, साहिल में बैठते हैं। एक दो जगह मैंने पैसे भी बोलते यार बिरयानी की कहीं और से आ रही है, आप पैसे देते हैं। हाँ, न देना बेहतर है। न देना बेहतर है। ये हमारे साथ ये समझते हैं कि शायद ये हमारी हिफाजत कर पाएंगे। एक्चुअली वो जो 2-3 वाक़यात हो चुके हैं, परवीन उसके बाद सलीम के ऊपर जो हुआ, तो इनके ऊपर जो है प्रेशर बहुत है और सब गैर महफूज है, कोई सेफ नहीं है। जो समझता है कि महफूज है वो हमाकों की जन्नत में रहता है। कराची का कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा मोहल्ला जहाँ वारदात ना हुई हो, तो आप नाम बता दें। टिफिन से लेकर के औरंगी तक। अंदर का खौफ लोगों को मार देता है। अब हमारे ये जो है ना, लोग औरंगी में कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, छोड़ दें। तो शारा फैसल पे दफ्तर ले लें। मैंने कहा आप ज़मानत देते हैं कि वहाँ महफूज है? मैंने ऐसी कोई ज़मानत नहीं, मैंने अपील की। सुनो साइकिल वाले यूआरसी जा रहे हैं, परवीन की याद में प्रोग्राम है। मुमताज़ समाजी कारकुन और औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान गुज़िश्ता रोज कराची में पीराबाद थाने के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से जाबहक हुई थी। वाक़े के बाद औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने छापे मारकर 35 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनसे तफ्तीश की जा रही है।
शहर में 4 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप उनको छेड़ेंगे तो फिर मुखालिफत तो होगी। पहली और सबसे अहम बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, और वो किसी किस्म के भी कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो ज़मीन के एक्विजिशन के कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी किस्म के भी हों, अगर आप उन्हें छेड़ेंगे तो ज़रूर मुखालिफत होगी, धमकियाँ होंगी, डराया जाएगा। अगर आप केस करेंगे इन चीज़ों पे तो आपको धमका के और बिठा दिया जाएगा, नहीं बैठेंगे तो मार दिया जाएगा। एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स का है। दूसरा मसला जो है वो ज़मीन का है। जब से सोने पे सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए हैं उसकी मूवमेंट पे, तो ज़मीन जो है वो सोना बन गई है। तीसरी चीज़, आपके शहर में बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो मौजूदा निज़ाम को डिस्टॉर्ट करके बहुत सारे अवाम की ज़रूरियात जो है वो पूरी करते हैं। इसमें पानी है, इसमें बिजली है, इसमें ट्रांसपोर्ट है, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ एक बहुत बड़ा गैर रस्मी सेक्टर इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, इनको चलाता है, और इनका बहुत करीबी रिश्ता सियासतदानों से और बहुत करीबी रिश्ता इनका ब्यूरोक्रेसी से है। तो ये एक नेक्सस है इन लोगों का, सियासतदानों का और ब्यूरोक्रेसी का। तो जो चौथी बात है, इन सब चीज़ों में पुलिस भी मुलव्विस है और वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ये तो 4 चीज़ें आज से नहीं बल्कि बहुत अरसे से चली आ रही हैं कराची में, कोई नई चीज़ नहीं है। पहली दफ़ा परवीन से मैं मिला हूँ तो जनवरी 1983 में, और मेरी मुलाकात हुई थी औरंगी की वो ऑफिस जो 1D दौलत हाउस है, छोटा सा एक कमरा, तंग सीढ़ी, और डॉक्टर साहब के पास में गया हुआ था, बैठा हुआ था, तो आरिफ हसन और परवीन आई थी। तो वहाँ हमारी परवीन से पहली मुलाकात हुई। बहरहाल बातचीत हुई। डॉक्टर साहब का अपना एक तरीक़ेकार था कि वो हम लोग को बोले थे कि देखें औरंगी की ये सूरत हाल है, देखें क्या करना है, हमें कोई लो कॉस्ट सैनिटेशन का मॉडल डेवलप करना है, लोगों को ऑर्गेनाइज़ करना है कि लो कॉस्ट हो के लोग अफोर्ड करें, और हमारा काम है कि हम लोगों को समझाएं कि अपने फाइनेंस के ज़रिए अपने मसले को सैनिटेशन का किस तरह हल करें। उस वक्त जाहिर है कि परवीन का ताल्लुक़ सैनिटेशन से नहीं, मेरा कोई ताल्लुक़ सैनिटेशन से नहीं। तो परवीन ने कहा कि चलें ऐसा करते हैं, ज़रा ऊपर एक कमरा था, टिन की छत थी, ऊपर बैठते हैं, ज़रा आपसे बात करनी है। जहन में है कि लोगों की हालत बेहतर कैसे करें। तो मैंने कहा हमारे जहन में भी यही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसा है। परवीन ने कहा कि नहीं, मुझे आपका बैकग्राउंड पता है, आरिफ हसन ने बता दिया है कि आप ज़रा बाज़ारी और अवामी किस्म के आदमी हैं, स्टूडेंट के साथ, मज़दूरों के साथ, पॉलिटिक्स के अंदर आपने ज़िंदगी गुजारी है, हमें कुछ नहीं पता लोगों का। मैंने कहा देखें, हमने ज़िंदगी गुजारी है, वक्त गुजारा है उन लोगों के साथ, सियासी हवालों से। ये बिल्कुल जो है एक तरह का समाजी काम है। What makes this place unique is that people here have considered their problems to be their responsibility. They have in self-help solved the problems of sanitation and health without waiting for any government support. What makes this place unique is that people here consider their problems. पहले ज़माने में उर्दू ढंग से नहीं बोल सकती थी, और वो उर्दू उसी तरह बोलती थी जैसे शुरू में बेनज़ीर बोला करती थी। तो मैंने उनसे पूछा, कभी आपने औरंगी आई है इससे पहले, न्यू कराची देखा है?
सुजानी देखा है, बल्दिया देखा है, साइट एरिया देखा है, मजदूरों की बस्ती देखी है, तो नहीं, हम तो पहली दफ़ा आए। और आज भी इस कराची के 2 करोड़ की आबादी में ब्रिज के उस तरफ रहने वाले का एक और कल्चर है और ब्रिज के इस तरफ रहने वाले का एक और कल्चर है। आज से 30 साल पहले एक खातून जिन्हें ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारी है, जो बिल्कुल आप ये समझिए कि सेंट जोसेफ में जब वो थी तो पैंट पहनती थी और बड़े बड़े उस पर वो स्टिकर्स लगे होते थे, और मोस्ट जो इस तरह का एक मॉडर्न, औरंगी में तो खैर उस लिबास में नहीं आई थी, चुस्त पैजामा, कमीज़, दुपट्टा, कलर कम्बिनेशन हमेशा बड़ी अच्छी रही है उसकी। मैंने सोचा कि ये तो चलेगी नहीं यहाँ पे, तो मैंने पूछा क्या है, उन्होंने कहा आर्किटेक्ट किया है हमने, ये किया है हमने, मैंने काम किया है, उन्होंने काम कुछ नहीं किया अभी तक। तो मैंने कहा चले। उसके बाद हम लोगों ने बैठ के ये प्लान किया कि पहला तो ये करते हैं कि गाड़ी में बैठते हैं। उस ज़माने में हमारे गाड़ी भी नहीं थी, एक सुजुकी थी हुड वाली। एक हफ्ते तक हम औरंगी की गली में घूमते हैं और परवीन ये करती थी कि एक उसके पास डायरी और एक वो था, जिस जगह से जाती थी वो नक्शा बनाती थी, सड़क से कैसे गुजरे हैं, कैसे हैं, क्या हैं, मतलब ये है ताकि लोकेशन के लिए मालूम हो जाए कि कहीं जाना हो तो कैसे जाएंगे। हमने और प्रवीण ने एक ही दिन काम शुरू किया। हाँ। 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो कराची की पॉपुलेशन 4 लाख थी। 1951 में 10 लाख हो गई। उस वक़्त माइग्रेंट्स इंडिया से आए तो हुकूमत के पास कोई प्लानिंग नहीं थी कि ये जो सब आ रहे हैं लुट कर इन लोगों को ज़मीन दी जाए। तो उस वक़्त से कुछ अमीर लोग तो इधर उधर बस गए, लेकिन गरीब लोगों को भी हुकूमत ने पर्चियाँ दी कि जाओ ये बैरक खाली हुए हैं, ब्रिटिश जो सिपाही थे उन्होंने खाली की तो आप जाके बस जाओ। तो इस तरह लाइन्स एरिया की कच्ची आबादी बनी, या किसी ने कहा कि ये ज़मीन खाली इधर जाके बस जाओ। तो उस वक़्त भी ये हुआ कि लोगों ने फिर अपना ठिकाना ढूंढा। अपना ठिकाने ढूंढने में फिर उन्होंने गरीबों की बस्ती में जाकर बसे, कच्ची आबादियों में। 1970s में आप देख लीजिए जब ईस्ट पाकिस्तान बना उस वक्त भी रेफ्यूजीज़ आए, हुकूमत के पास कोई प्लानिंग नहीं थी। तो इस तरह कच्ची आबादी की जो वजूद है वो हुकूमत की फेलियर है कि उन्होंने गरीबों के लिए ना ज़मीन ना हाउसिंग का इंतज़ाम नहीं कर सके जिस तरह लोगों की ज़रूरियात थी। गली कीचड़ से भरी हुई और उसी में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, और यही हम कहते थे कि इसमें बच्चे जब आते हैं और जाते हैं और फिर ये है कि वो बैठ कर के कुछ खाते और पीते भी हैं, तो ये बताइए कि क्या हाल होगा इनका।
गली गंदगी से भरी हुई, पीने के पानी का कोई इंतज़ाम नहीं, ट्रांसपोर्ट 5 नंबर या से मिलती थी, आगे पैदल आना पड़ता था। वो एक कहते थे लोग ऐसे कैसे रहेंगे, ऐसे जिंदा, ये लोग कैसे जिंदा है, हम तो सोच भी नहीं सकते कि इसमें कोई जिंदा रह सकता है। कैसी हुकूमत है जो लोगों को तवज्जो नहीं देती। जो लोग यहाँ पे हैं इसको तो ये शहरी मानने के लिए तैयार नहीं, कहते हैं ये गैर कानूनी बस्ती में रहते हैं, इनको किसी चीज़ की सहूलत नहीं है, हैं ह्यूमन बीइंग, लेकिन निगेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है फ्रॉम द सोसाइटीज, फ्रॉम द ऑफिशियल एजेंसीज, फ्रॉम द एलीट क्लास, जो हमारे दानिशवरान कौम है, इसकी बुनियाद पर उसका फासला बहुत था कि ये जो पढ़े लिखे लोग अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, इधर नज़र नहीं डालते। मुस्तकिल जो आम तौर पे जो गुफ्तगू का नटशेल होता था वो यही होता था कि किसी न किसी को तो करना है। तो जब हम कहते हैं, परवीन ये कहती थी, जब हम कहते हैं कि लोग नहीं करते तो हमें ये कहने का राइट नहीं है कि अगर हम खुद ना करें तो हमें खुद करना है, और हम करेंगे तो लोग आएंगे। परवीन से मैं 1972 में सेंट जोसेफ्स कॉलेज में पहली दफ़ा मिली थी अपनी मैथ्स की क्लास में। परवीन की हरकतें ऐसी होती थी कि वो हर कोई उसको नोटिस किया करता था। यूनिफॉर्म भी उसकी हमेशा उस पर स्टिकर्स लगे हुए होते थे, किसी तरह से फाड़ फूड़ के उसके ऊपर लगा लेती थी। हर असेंबली में सिस्टर उसको पॉइंट आउट किया करती थी और कहती थी आउट उसको असेंबली से कि ये अपने स्टिकर्स निकाल के आओ, फिर थोड़ी देर में आना, फिर पीछे चली जाती थी, फिर थोड़ी देर के बाद क्लास में फिर उसी तरह आ जाती थी। सर पे एक बैंड बंधा रहता था, सो यू नो एक मस्त मलंग नहीं जिस तरह से होता, हिप्पी टाइप का वो था क्लास में। In college, of course, she was brilliant. Out of the 10 semesters, in 8 semesters, she got gold medals. I mean, she was always on top, including the final semester in architecture. जब उसको थीसिस का काम करना था फाइनल 2 semesters में, what did she choose? She went to Qaidabad. She went to a low income area and she started studying the standardization of the spaces in which they live. She didn't choose things like building a house in defense or building a house in PCHS or landscaping. She chose to study low income groups living in Qaidabad. वो thesis अभी भी है हमारे पास, all handwritten thesis, and where she studied the spaces occupied for various aspects of life in those areas. I think that was her first interaction with the low income communities in Karachi. शुरू में जब 1980 में लोगों को गंदे पानी की निकासी नहीं थी, गटर की निकासी का इंतज़ाम नहीं था, तो लोग ख़ुद अपनी मदद आप बहुत सारे कदम उठा रहे थे। मिसाल के तौर पे उन्होंने सोक पिट्स बनाए हुए थे, खुली नालियाँ लोग बना रहे थे, और कुछ लोग तो अपनी मदद आप गटर लाइन डालने की कोशिश भी कर रहे थे। तो OPP ने सिंपली ये किया कि लोग जो अपनी मदद आप कर रहे हैं उसको देखा कि इन सब मुख्तलिफ एफ़र्ट्स में, कि कोई सोक पिट बना रहा है, कोई ओपन ड्रेन बना रहा है, कोई अंडरग्राउंड गटर लाइन डाल रहा है, तो ये फिर क्लियर हुआ कि अंडरग्राउंड सूवरेज लाइन सब दूसरे ऑप्शंस में टेक्निकली ज़्यादा सूटेबल है। तो फिर लोगों के
सूवरेज लाइन डालने के अमल को ही बेहतर बनाया गया। तो उसमें टेक्निकल गाइडेंस दी कि गटर लाइन डालें तो आप पाइपलाइन सीधी क्यों बिछाएं, आप अंडरग्राउंड कैसे जाते हैं, आप बीच में मैन होल बनाएं तो किस किस्म का, किस डिज़ाइन का बनाएं। दूसरी ये बात देखी कि अगर एक काम लोग कर रहे हैं उसमें अगर 500 रुपये ख़र्च हो रहे हैं, क्या हम इसको 300 रुपये बना सकते हैं? तो इकोनॉमिकली, सोशलॉजिकली फिर ये देखा गया कि बहुत सारे गलियों में लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन चूँकि टेक्निकली सही नहीं रहता है, काम होने के बाद आपस में बहुत गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि काम सही नहीं होता है, लोग आपस में झगड़े करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से काम गड़बड़ हुआ, तुम्हारी वजह। तो इसमें एक एलिमेंट था कि लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया जाए कि एक गली में जो 20 ख़ानदान हैं वो इकट्ठे हों और एक काम करें। साइकोलॉजिकल वही थी कि लोग इसको अपना काम समझें, और अगर हुकूमत के लिए इंतज़ार करते हैं तो वो फिर इंतज़ार का नहीं मालूम कि कितने साल में काम होता। अच्छी चीज़ की जो डेमोन्स्ट्रेशन हुई उससे फिर काम फैला। तो जब हम 1992 ऑनवर्ड शहर में काम करने लगे तो फिर शहर की जो सूवरेज सिस्टम है उस पर हमारी नज़र गई। हम कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ को डॉक्यूमेंट करते गए, कच्ची आबादी के साथ साथ पक्की आबादी, सिर्फ देखते गए कि इनका सूवेज डिस्पोज़ल कहाँ हो रहा है, कुदरती नालों में हो रहा है या KWSB के ट्रंक लाइन में हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मालूम हुआ कि सब तो कुदरती नालों में जा रहे हैं, वो कुदरती नाले हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। तो अगर रियलिटी ये है कि सारा सूवेज कुदरती नाले में जा रहा है और हुकूमत के पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं है कुदरती नाला, सो यू कैन इमेजिन द एक्सप्लोसिव सिचुएशन। तो उस वक्त फिर 1996-97 से फिर ज़्यादा हमारा काम ये भी रहा है कि हुकूमत से पूरी शहर की सूवेज डिस्पोज़ल के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात हो कि बजाय इसके कि आप एशियन बैंक या वर्ल्ड बैंक का लोन लें और आप समझे कि हम हर गली, हर सेकेंडरी, हर ट्रंक और हर कुदरती नाले डिस्पोजल बना सकते हैं, नहीं हो सकता है। तो आप ये मॉडल अडॉप्ट करें। आखिरी दिनों में तो KMC के और वाटर बोर्ड के इंजीनियर आके ख़ुद इनसे मशवरा करने लगे। मतलब ये बड़े बड़े नालों का और दरमियाने दर्जे के नालों का काम जो है OPP के मशवरे से, यानी डिज़ाइनिंग जो है वो परवीन ने की और काम उन्होंने किया। तो ये इस लेवल पे आ गया था कि अब OPP RTI जो है एक तरह से उनका एक वो बन गया था रिसर्च इंस्टीट्यूट। रखो फिर ये वाला देखते हैं उनको ना कितना काम हो चुका है, कितना। This is the main sewer, but this is spanning 2 towns, so it's not a. It's the whole line going through here. It's 40,000 running feet. परवीन की जगह कोई और होता तो नहीं टिकता, मैं भी होता तो नहीं टिकता, लेकिन मैं था। लेकिन परवीन वॉज हेडिंग द सैनिटेशन टीम। Very good, very good. दिखाओ ना वो वाले कॉन्सेप्ट। सैनिटेशन टीम में वो लोग थे जो इसी औरंगी की गलियों में रहने वाले, मुख्तलिफ मिजाज के लोग, बाजारी अंदाज, चीखो पुकार। बल्कि एक वाक़या मुझे याद है कि मीटिंग हो रही थी तो एक हमारा सोशल ऑर्गेनाइज़र ही शाउटेड एट परवीन, गालियाँ दी उसने। मैंने इंटरव्यू किया, उसके बाद मीटिंग ख़त्म की। मैंने कहा परवीन ये कल्चर है, इसको उस तरह मत लो। लेकिन उन लोगों को उसने मोटिवेट ऐसा किया अपने किरदार से, तो एक माहौल बनता चला गया। अच्छी आबादीज़ हैं, गरीब आबादियां हैं, और हमें अपने प्रोफेशन को यूज़ करना होगा कि उन इलाकों की बेहतरी कर सकें। तो तकरीबन 4-6 महीने मैं सिर्फ घूमती थी कराची में। I remember there was one of the park, I think it was in East Pakistan. I think the name was Ramna Park.
and the Ramna Park had tamarind, imli trees. And we would like those tamarinds because they used to be very sweet. I remember on one occasion we got caught because the local Mali who was there saw me up there, and now I'm up there stuck, and Parveen is down below, and she's telling me, he's coming, come down, and I could not come down in time, so I got caught. And this Mali was like, wait till you come down, I'm not going to let you go. Parveen was saying, don't you touch him. Don't touch him. This is my brother. Don't touch him. So he had to let me go. And then after that, I don't think we tried it. She was stood by me completely, and don't you dare touch my brother. She was like very strong. We were very young. We were about 7, 8 years old. मम्मी ये पैदा हुई है, देखिए उस वक्त की तस्वीर। I have been born in Bangladesh, East Pakistan, ढाका। तो वहाँ हम क्लास 8 तक हमने पढ़े थे ना। तो 1972 की वॉर हमने देखी, किलिंग्स हमने देखे, हमने एक्सपीरियंस किया जब हमें गन पॉइंट से घर से निकाल के ले गए थे। तो वो जो पीरियड हमारी ज़िंदगी का गुजरा, द पीरियड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रोइंग, दैट चेंज्ड आवर लाइफ व्हेन वी केम टू पाकिस्तान। We had nothing, I remember, nothing. We came with nothing. And हम बिल्कुल समझ गए कि फिज़िकल चीज़ें कुछ भी नहीं होती। हम ढाका में थे 1962 से लेकर 72 तक, जब तक हम वहाँ से आ नहीं गए। 10 years only. And in those 10 years, Pakistan lost the Eastern Wing in a war. 4th of February, we were taken out of our homes. But just all of a sudden, you are asked to just leave, and you're out in the field. And then you have no power, you have no home, you have no security, kuch nahi. So this feeling of intense dispossession, that had a very big effect on all of us. So जब भी यहाँ eviction होता था कराची में, if she would hear of it, वो जो जुनून चढ़ाना उसको कि ये नहीं हो सकता, आप लोगों को घरों से नहीं निकाल सकते, चाहे वो घर उन्होंने किसी तरह भी बनाया हो। I think that her obsession with security of housing began at that time because she had experienced it herself. Literally, we were out in the field. It was winter, it was raining, and there we were, surrounded by soldiers. This is what happens in evictions here also, na? Goats का कहीं there's no map or even listing of these goats in the government official documents, which is an irony because these goats, where they exist, are even before 50 years, more than 50 years. Yeah, but there are many more. There are one. So what we are doing as a first step, this is a new program, that all these villages and goats, Google Maps, with the goat elders, these are being marked. People go and do it. Right. We're doing all these, see all the towns. जब मैंने OPP ज्वाइन किया था तो पहला चीज़ जो हमने किया था गली में जा के नक्शे बनाए थे। That is the first step. अक्सर हुकूमत के पास नक्शा नहीं होता है, काम करते हैं तो वही सिचुएशन हुआ कि पेशेंट को लिटा दिया, एक्सरे नहीं। अब आप कहते हैं कि मैं हार्ट का ऑपरेशन करूं, लंग्स का किसका करूं, तो यही होता है कि खुदाई कर देते हैं, पता चलता गटर लाइन कहाँ है, पानी की लाइन कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी की कहाँ है। तो जस्ट लाइक डॉक्टर के लिए एक एक्सरे कितना इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही सूरज और किसी किस्म की प्लानिंग के लिए मौजूदा सूरत हाल की मैपिंग और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरत है। मैप अगर ना हो तो चोरी बड़ी आसानी से हो सकती है, क्योंकि आपने एस्टिमेट बना लिया और मैप में नहीं मार्क किया तो किसको क्या पता है कहाँ लाइन डली, कहाँ पानी की लाइन डली। तो इसके पीछे करप्शन भी तो बहुत होता है। 2007 में जब गुलशन टाउन में 2 गोट को डिमोलिश किया गया था,
तो पता चला उनके नक्शे नहीं थे। तो 2007 के बाद से मैडम जब भी आती थी कहती थी ये गोट को मिसमार किया गया है, इस पे देखें इनके नक्शे नहीं हैं, हम अब क्या करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में या पूरे कराची में जहाँ जहाँ गोट हैं उनके डॉक्यूमेंट करेंगे। इस तरीके से गोट के नक्शे बनाना शुरू किया। तो गूगल से फिर हमने हेल्प लेना शुरू किया। एक मैप हम पहले मैनुअली बनाते थे 15 दिन में या 1 महीने में, गूगल से हम उसको 1 हफ्ते में या 10 दिन के अंदर कंप्लीट करने लगे। The mapping has spanned the entire Karachi city, and today we are involved in mapping those settlements which about 6 years back were known as rural villages, but when we mapped we found that they are no longer villages, they are urban. Just the map itself helped the government and the people, the government to announce land title and the people to get it. Just the map. The government's data showed that there are only about 400 such settlements, but our mapping showed that there are more than 2,000 such settlements. The idea was to make the government understand that it's too many, you cannot evict. How do we say that? It's fait accompli, and you can't do anything about it, so you might as well give land title. कि परवीन हमें हमेशा एक इवोल्यूशन बताती थी कि ये दुनिया ऐसे कल नहीं बन गया, इसकी एक तारीख है, चीज़ें इवॉल्व होती हैं, हम उस इवोल्यूशन का एक हिस्सा है और इस दौर में, इस वक्त में हमारी एक ज़िम्मेदारी है। हम अगर वो ज़िम्मेदारी नहीं पूरी करेंगे तो सारा कुदरत जो है वो इससे मुतासर होगा। उसका एक वसी सोच था और हम उस वसी सोच से सिर्फ मुतासर नहीं थे, बल्कि हमें एक एहसास भी था कि हमें उसमें कुछ करना चाहिए। नौजवान के जो मसले हैं मैं बता दूं या ख़त्म कर, क्योंकि नौजवानों की हमने एक सर्वे की ना, तो उनका बहुत एक्सप्लोसिव डायलेमा है। नौजवानों का हमने देखा कि 10वीं जमात के बाद नौजवानों को कॉलेज में दाखिला बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके लिए आगे तालीम हासिल करने के रास्ते नहीं होते हैं। वो क्यों कि कॉलेज जो गवर्नमेंट के हैं उनमें सीट्स बहुत कम होते हैं, जब तक रिश्वत ना दो दाखिला नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में जाने की तो वो सोच ही नहीं सकते, फ़ीस इतनी होती है। तो हमने देखा है कि नौजवान 2 रास्ता इख्तियार करते हैं। एक, वो डिप्रेस हो जाते हैं, तो कुछ लोग अपने घर के छोटे छोटे कारोबार, माइक्रो एंटरप्राइज में लग जाते हैं, लेकिन बहुत नाखुश होते हैं। वक्तन फ़वक्तन वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करते हैं, टेक्निकल कोर्स करते हैं, कंप्यूटर करते हैं। एक तो डिप्रेस हो गए, ये चीज़ों में लग गए, नाखुश रहते हैं बहुत। दूसरी जगह वो बहुत गुस्से वाले बन जाते हैं, और जब गुस्से वाले बन जाते हैं तो हथियार बहुत दूर नहीं होता, और हथियार के साथ साथ जो जिहादी तंजीम, जिहादी एलिमेंट्स। तो हमारी कोशिश ये है कि वो जो नौजवान जो कुछ करना चाहते हैं, जो डिप्रेस होकर घर में बैठ जाते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दें, अपनी तालीम आगे बढ़ाएं। यूथ रिसोर्स सेंटर के ज़रिए इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ हों, फोरम्स हों, आपस में वो मिले बैठे, ताकि उनकी जो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है वो दूर हो। She made us into better people. Much, much better people than we really are. She never told us that you must behave, or she never told my girls that this is the way you must behave or do. But just by doing it and by being herself.
हम कहते हैं ना अपने काम को तनकीद करना, अपने आप को तनकीद करना, तो ये भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है ना, कि अपनी कमज़ोरी खुद समझना कि मेरी क्या कमज़ोरी है, मैंने क्या गलती की। अगर आप अपनी कमज़ोरी गलतियाँ सीखेंगे तभी तो आप जो चीज़ नज़र आ रही है, जो प्रोग्राम चल रहा है, उसकी गलतियाँ देख सकेंगे। जो ह्यूमन डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है OPP फ़िलासफ़ी में बहुत क्रिटिकल है। अ गुड ह्यूमन बीइंग जिसको अपने काम की तनकीद आती हो, अपनी कमज़ोरी मालूम हो। परवीन की आप एक बात पे गौर करें थोड़ा सा, परवीन का जो इल्म था वो किताबी नहीं था। उसने देखा, समझा, उसकी इन्वॉल्वमेंट थी और उसके नतीजे में उसने फैसले किए। उन्होंने, परवीन ने ये जो हकीकतें थी जो उन्होंने देखी थी उनको अपनाया और जो ये डेवलपमेंट के लार्जर पैरामीटर्स थे जिसमें उन्हें ऑपरेट करना था उनको रिजेक्ट किया। तो मसलन USAID से पैसे नहीं लेंगे, वर्ल्ड बैंक से पैसे नहीं, ये हमारे फैसले थे, नहीं लेंगे हम, एशियन डेवलपमेंट बैंक से नहीं लेंगे, उनके प्रोजेक्ट से वास्ता नहीं रखेंगे अलावा तनकीद के और एनालिसिस के। तो एक तो ये था तरीक़ा। दूसरा ये था कि जो ग्रुप्स हैं, नेबरहुड्स हैं, इदारे हैं लोगों के, अवाम के, उनको हम सपोर्ट करेंगे और उनको हम सपोर्ट करेंगे कि वो ख़ुद मुख्तार हों, एम्पावर हों, इन सब लोगों के बग़ैर। There's one thing more powerful than all the armies in the world, and that is an idea whose time has come. OPP के जो आइडिया है वो यही है कि अपने वसाइल के अंदर रहकर हमें हल निकालने हैं। ये नहीं कि पड़ोस के पैसे से हमें अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनानी है। मिसाल के तौर पे हमारे पास पैसे नहीं तो जाएं वर्ल्ड बैंक और ADB से पैसे ले आएँ ताकि हम एक अच्छी गटर लाइन डाल सकें। कि आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत कितनी ख़राब है। 54% आपका बजट जाता है सूद वापस करने में, 32% जाता है डिफेंस एक्सपेंडिचर पे, बाकी तो कुछ भी नहीं रहता। अब अगर बाकी नहीं रहता है तो हुकूमतें क्या करती हैं? लोन्स लेती हैं। लोन्स लेती हैं तो वही साइकिल रिपीट होता है कि जब हम लोन्स लेते हैं तो न सिर्फ पैसे लेते हैं बल्कि फॉरेन कंसल्टेंट्स, फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नोलॉजी भी लेते हैं। इसकी तो इतनी सारी मिसालें हैं कि सारे प्रोजेक्ट्स इतनी बड़ी डिज़ास्टर्स हुए हैं, हम पर लोन का सूद चढ़े जा रहा है और काम नहीं हो रहा। तो ये एक हल है, OPP का मॉडल हल है कि बजाय इसके कि प्रोफेशनल्स और हुकूमत वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ पार्टनरशिप करें, लोगों के साथ पार्टनरशिप करें और वही सस्टेनेबिलिटी। डॉक्टरी के लिहाज से मैंने उसको माना है, तो पता नहीं कहाँ पर उसने ये तालीम हासिल किया कि इतना बड़ा दफ्तर संभालना एक लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी बात है और सब चीज़ को कंट्रोल में चलाना, हर बंदा अपने डिप्टी का माहौल समझना, उसके डर के मारे अपने डिप्टी पूरा करना, ये कोई हर बंदी की बस का काम नहीं। अभी भी चल रहा है, आप खुद नज़र डालें यार, मैंने ज़मीन और आसमान की परख। बिल्कुल। अब इस मरतबा देखो एक बात उसने बोली थी मुझे कि रहमानी अभी गर्मी के सीज़न में भी सब्जियां होनी चाहिए। सब्जी अब देखो उनका मुकर्रर तय नहीं,
सब्जियां इस मरतबा गर्मी में भी सब्जियां, मगर वो तो नहीं थी, ये मुक़द्दर की बात है। वो इंसान से जितना मोहब्बत करती थी उससे कहीं ज़्यादा जानवरों से भी मैंने मोहब्बत करते देखा, चाहे वो बिल्ली हो या कुत्ता हो या परिंदा हो। अगर रास्ते में उनके किसी ने बताया कि बनारस से गुजर रही थी, कोई कुत्ता ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ था, कुत्ते का बच्चा, वो गाड़ी रुकवाती हैं, रुकवा के उसको अपने साथ लेती हैं और साथ लेके यहाँ लेकर आती हैं, उसका सफाई सुथराई करके ट्रीटमेंट करा के उसको फिर बोलती हैं कि भाई इसको खिला पिला के आप आगे कहीं छोड़ दो। तो ये तो आलम है। एक इंसान के देख कितनी सारी खूबियाँ अल्लाह ने उसके अंदर में पैदा की है कि वो जिस तरह इंसान से मोहब्बत कर रहे हैं उसी तरह से जानवरों से भी कर रहा है, उसी तरह पौधे से भी कर रहा है, क्योंकि वो भी एक सायादार चीज़ है। मतलब कितनी भी चीज़ें बुरी हों, आई थिंक शी वॉज जस्ट इन लव विद लाइफ। शी वॉज ए क्लासिक रोमांटिक ऑन एन इरेशनल लेवल, इरेशनल आई वुड से। तो वुड गेट एक्साइटेड अबाउट थिंग्स जिसके बारे में हम कहेंगे कि ठीक है थोड़ी बहुत अचीवमेंट, लेकिन ऐसी भी कोई खुशी की बात नहीं है। बहुत सारे मसाइल हैं तो कुछ नहीं है। But you know, there are people who in a endless garden of sadness can still look at the flowers, which might be few. I think she was one of those, and she wanted people to look at those flowers and to plant more instead of endlessly looking at this endless garden of sadness. यहाँ से हमारे फूलों का भी था ना, हमारे घर से कटिंग्स भी ले गई थी, कुछ दरख्तों की बिल्लियाँ भी ले, कटिंग भी ले गई थी, फिर कुछ लेके गई थी। आई डोंट रिमेंबर which plants they were. She always say she has grazing rights over you. हाँ वो तो हमेशा कहती है। You know कि she didn't have to ask you. तो when did she start calling you Guru? All of a sudden I remember कि Arif Hassan बोलते हैं, we all started calling you that. Just like everybody calls me Appa, including Dr. Saab, because Parveen called her me Appa. So no, but it just happened very naturally. कहना शुरू कर दिया उसने। फिर घर का भी कहा ना उसने कि ये गुरु मंदिर है। एक दफे मैंने कहा कि तुम मजाक उड़ाती हो, मेरा गुरु करती हो। हंसने कह लगी नहीं, वो तो सीरियस है, मजाक तो ये है कि ये घर गुरु मंदिर। Nowadays, in Karachi, what is happening is something where people don't get much chance to be together in a place, to enjoy things in a group. So, and secondly, we felt that acting out some things in which your own surroundings come into being, or you know what you're going through, the problems that you're going through. You know, because when somebody wants to dance or sing, we're not so free about it. So it's so nice to dance together, to sing together. We felt would be like coming out of one's suppressed shell. You know, she would be, at the minute she would enter home, she'd be singing.
And the worst kind of songs, I mean, we'd roll our eyes, ke Parveen, please. But she'd be singing that song was Sali something, you know, Shehzad Roy ka. Can you imagine? She liked it very much. And she used to make my mother sing it also. These two would be singing. Can you imagine? So they were Skyping with my grandson. And so, you know, they wanted to sing something. My daughter said, Khala, ye gaana to nahi sukhaiyega usko ke wo gali seekhega. But, you know, this is what she was. She took everything the world offered, had a lot of fun with it, and yet when she wanted to give of herself, she gave it to people who needed it. She never deprived herself of anything. Never. She was not deprived, but after the flood, she gave up on all this. मेरी परवीन से बहुत लंबी बात हुई फ्लड्स के बाद। वो मेरी गालिबन परवीन से लास्ट लंबी मुलाकात थी। उन्होंने कहा परवीन ने कि इतना जुल्म है, इतनी गुर्बत है, मैंने कभी ऐसी गुर्बत ना देखी, ना मैंने महसूस की। हम किस दुनिया में रहते हैं, ये किस किस्म का माशरा है, ये सब चोर हैं यहाँ, डाकू हैं, लूट के खा गए मुल्क को, वगैरह वगैरह। पहली दफ़े हमने परवीन से इस किस्म की बातचीत सुनी। ये एक बहुत गहरा दर्द था, कहीं था, पता नहीं कहाँ था। और हमने परवीन से कई दफ़े कहा, तुम्हें क्या है ऐसी चीज़ जिससे तुम्हें इतनी तकलीफ़ पहुँची है। उन्होंने कभी हमें जवाब नहीं दिया। मुझे लगता था कि वो बात नहीं थी. When we would talk on the phone and things, you know, she'd always be discussing the floods. दादू गए थे, can you imagine, वो वडेरे का घर वहाँ है, ये लोग यहाँ मर रहे हैं. She'd say, I'm going to buy the quilts for them. Shall I take your money and buy this? You know, it was always about the people in the flood and the women mostly. बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वैरान कर गया. मेरे खामन कहते थे कि एनजीओ छोड़ दो. वो भी एनजीओ के ख़िलाफ़ थे कि एनजीओ सेक्टर जो है ना, ये अच्छा काम नहीं है, बस बंदा रुलता रहता है, ख़वातीन को बाहर निकालने वाला काम है, ये छोड़ दो. लेकिन जब वो मैडम परवीन से मिले, जब मैडम परवीन पहली बार हमारे यहाँ आई थी ना, जब फ्लड आया हुआ था, तो हमने खाना लगाया. मैं जो है ना वहाँ पे एक साइड पे बैठी हुई थी, ऐसे सुकड़ी हुई थी, सर पे दुपट्टा लिया हुआ था कि मेरे खावन क्या कहेंगे कि जो मर्द साथ बैठे, इनके साथ खाना खाओगी, जाके इनके साथ बैठोगी. मेरी जुर्रत नहीं थी, मैं वहाँ पे नहीं आई. लेकिन ऐसा ऐसा जब मैडम हमारे यहाँ आती जाती रही, विज़िट हुए, हम मैडम के यहाँ गए, तो मेरे खावन के जो नज़रियात हैं वो बिल्कुल ही बदल गए. वो कहने लगे मैडम को बाजी कहते थे, उनके सर पे हाथ रखते थे, मैडम के सर पे, कहते हैं ये तो मेरी बाजी है, मेरी बहन है, ये तुम्हें यहाँ से जहाँ भी ले जाए, पाकिस्तान से बाहर ले जाए, इनके साथ तो काम तुमने हर सूरत में करना है. यानी कि मैडम परवीन की जो शख्सियत थी, उन्होंने मेरे जो खावन थे या घर वाले थे, सबके नज़रियात बदल दिए. On February 17th, we were at the Beach Luxury Hotel for the Karachi Literature Festival. 4 of us siblings, no? Parveen is the youngest. And after years, I think after about 15 years or more even, all 4 of us were together for the first time. And who knew, you know, 2 weeks later, that was our last meeting with the 4 of us together. I mean, she was blooming. She was she was blossoming. As if, you know, having everyone there with her was giving her extra energy. And that was the last time I saw her. Anis, my brother, myself and Parveen, we were sitting. The 2 of us were sitting at the back. We were just happily passing through. There were many, many cars.
And then suddenly she sees this. Okay? I would never even have noticed it. She sees this and she says, roke. And so we said, why? And she says, illegal hydrant. Take a picture. And 2 people came running. Parveen was here. She wanted to get down to take a picture. So we said, no way. पानी का कराची में क्वांटिटी के हवाले से कोई मसला नहीं। कराची को 650 मिलियन गैलन्स पानी इंडस से मिलता है और हब डैम से मिलता है, 2 सोर्स। तकरीबन 30% इलाकों को बिल्कुल नहीं मिलता, जहाँ ज़्यादातर गरीब रहते हैं, डिफिसिट एरिया। वो क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि जहाँ पर हमारे बल्क पानी की सप्लाई लाइंस हैं, यानी इंडस से घारो पानी आता है, घारो से पिपरी से वो जाता है नई सब्ज़ी मंडी पानी, और फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है एक ब्रांच घारो से नीचे आता है शाहरा फैसल का रूट, फिर डिफेंस और लियारी इसको पानी सप्लाई करता है। कराची की हमने सर्वे की पानी की कि तकरीबन 650 मिलियन गैलन पानी, यानी कि 65 करोड़ गैलन, उसमें से 24 करोड़ गैलन साइफन होता है। 41% पानी निकाल लिया जाता है और वो बल्क से निकाल लिया जाता है, बड़े पाइपलाइन से निकाल लिया जाता है, और जो निकालते हैं वो गरीब लोग नहीं हैं, वो बहुत बड़े ग्रुप ऑफ लोग हैं जिनको पूरी सपोर्ट है हुकूमती एजेंसीज़ की तरफ से, इलाकाई नाज़िम, काउंसिलर, पुलिस, सबकी। यहाँ पर वही बात आती है, मेगा प्रोजेक्ट तो डिसैलिनेशन प्लांट हुई ना, जिसमें से आप कमीशन भी ले सकते हैं, लेकिन मेगा मैनेजमेंट को छोड़ दिया। 41% जो चोरी हो रहा है, बड़े बड़े लोग चोरी कर रहे हैं, जिससे तकरीबन 50 अरब रुपए कमाया जा रहा है साल का, उसको तो कंट्रोल करें। पानी यहाँ 13 दिन 15 दिन में पानी आता है। अब उसमें हम लोग का गुजारा नहीं होता है तो पानी गिराना पड़ता है टंकर का। अब देखिए ना 800-900 रुपये का टंकर होता है। अब गरीब आदमी पानी खरीद के पिएगा कि या खाना खाएगा, ये समझ नहीं आता है। जब पानी घर में पीने की नहीं होती तो नहाएंगे क्या? फिर एक हफ्ते में नहाते हैं, जरा उसी में नहाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं। क्योंकि लिटरेरी फेस्टिवल में भी मैंने परवीन से पूछा था कि परवीन तुम ये अपना रिसर्च जो है ये शायद पब्लिश क्यों नहीं करते? तो कह रही थी कि यार नहीं, अगर ये पब्लिश हो गया ना तो एनीथिंग कैन हैपन टू मी। तो उससे एक अंदाज़ा भी मुझे था कि शी वॉज इन डेंजर। 2 दिन पहले जब मैंने उसको कहा था कि अब इतना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना ख़राब है, पोलियो वर्कर्स को मार रहे हैं, परवीन थोड़ा सा तुम एहतियात करो, तो उसने कहा कि नहीं मुझे तो कोई नहीं जानता है, बट एवरीबडी न्यू हर, शी वाज टारगेटेड।
it was really, I think, incredible, the kind of work that she was doing, not only because it exposed all the injustices, or a lot of the injustices that the citizens of Karachi face, particularly the underprivileged in terms of access to land, access to housing, access to resources like water. She did expose all that, but at the same time, you know, her work, it empowered people. And in that process, she obviously stepped on some very powerful toes. She challenged their control over resources. So her work actually was obviously very important for Aurangi pilot project, but I think if you see it in a broader perspective, it was very important for Karachi. ये ज़रूर कहा जा रहा है कि लैंड माफिया है शहर में। लैंड माफिया कोई नहीं, लैंड माफिया हुकूमती इदारे, लैंड माफिया हुकूमती एजेंसीज हैं जो किसी ज़मीन को बस चले तो छोड़ेंगे ही नहीं। अभी बहुत ज़्यादा सरमाया पाया जाता है पूरे दुनिया में, जो हमेशा नज़र रखती है कि कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिले, तो उनके नज़र में कराची है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि पिछले 5 साल के अंदर बेतहाशा लैंड सप्लाई हो रहा है, लैंड पे कब्ज़ा किया जा रहा है। तो साहिल समंदर भी इसी का शिकार है। हमारे नज़र में तो बजाय इसके कि मेगा प्रोजेक्ट्स लाएं या मेगा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स लाएं या कहते हैं ना मेगा रोड प्रोजेक्ट लाएं, बजाय मेगा प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है मेगा मैनेजमेंट की। मेगा मैनेजमेंट में आपको बहुत जहन चाहिए, बहुत कोऑर्डिनेशन चाहिए, बहुत डायलॉग चाहिए। मेगा प्रोजेक्ट्स में क्या चाहिए? पैसा चाहिए और ठेकेदारी, ठेका देने का निज़ाम चाहिए बस। तो मेगा मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मेगा मैनेजमेंट में वो भी आता है कि हमारे ट्रीटमेंट प्लांट क्यों बंद पड़े हुए हैं, क्यों नहीं मेंटेन होते हैं, क्यों उनकी ज़मीन हत्या ली जाती है, ये सब मैनेजमेंट का मसला है। ये तो सिर्फ कंक्रीट है और कंस्ट्रक्शन है और ठेका है और कमीशन है और कुछ नहीं। ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट कंक्रीट से कहाँ से आती है? डेवलपमेंट 5 स्टार होटल तो नहीं है। मैं तो ये भी समझती हूँ कि दुबई इज़ नॉट मॉडल। दुबई कैसे मॉडल हो सकता है? हमारी कराची की इतनी हिस्ट्री है, हमारी कराची इज़ कराची। हाउ कैन वन से कि दुबई बन जाए या सिंगापुर बन जाए? क्यों बने भाई? कराची कराची बने। अपनी हिस्ट्री है, लोगों की हिस्ट्री है। Every time I tell her, you know, you've seen this scene so many times. She said it's so full. I mean, this is like life beginning all over again, the happiness and the joy. And the sea is therapy. The sea breeze is therapy. How could they do, how could this have happened to her? I don't know.
लोग चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं ज़िंदगी। कभी कभी मैं इस कमरे में आता हूँ, यकीन मानो बस रोना आता है। देखता हूँ इसको तो बहुत सख्त होता है। जब इसकी चीज़ों को मैं साफ़ करता हूँ ना, बड़ी तकलीफ़ होती है मुझे। इतनी दिल की अच्छी थी, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैंने एक दिन फ़ोन किया, कहीं मीटिंग में बैठी हुई थी, मैंने बोला क्या हाल है परवीन मैडम? बोलते हैं अल्लाह का शुक्र है। सुनाओ जहाँ से क्या बात है, शॉर्टकट बात करनी, मैं जल्दी करो मीटिंग में बैठी हूँ। मैंने बोला वो बिल्ली के बच्चे पैदा हुए हैं, उसके ऊपर क्या नाम रखें? बोलते अभी बंद करो, शाम को फिर सोचेंगे इसके ऊपर। मेरे को बहुत सोचने, अभी नाम रख देंगे। अभी तुम जो है ना, अभी मैं मीटिंग में लोग बैठे हुए हैं, मैं इसके नाम कैसे आपको बताऊँ? मैंने रात को इसको फ़ोन किया, मैंने बोला मैडम मैंने इसके ऊपर नाम रखे। मैंने बोला एक के ऊपर चंबेली नाम रख दिए। बोलते दूसरी के ऊपर, मैंने बोला दूसरे के ऊपर चीकू। बोलते अच्छा, तीसरी के ऊपर बोलते, मैंने बोला शरीफा। बोलते सारे वो ये अकीलाबाजी के जो फल फ्रूटों के नाम थे वही आपने रख दिए। मैंने बोला तो ये कि बहुत अच्छी थी बेचारी, हंसी मजाक करती रहती थी सारा दिन। जिन लोगों ने किया अल्लाह उनको भी माफ़ नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा किसी को भी। मैंने सरायकी में लिखा है बाग रोंदन चंबेलियाँ रोंजन, बाग रोंदन चंबेलियाँ रोंजन, ते याद कर कर सहेलियाँ रोंजन। बिछोड़े तेरे को मेरी मैडम, बिछोड़े तेरे को मेरी मैडम, खुदा दी कसमें हवेलियाँ रोंजन। और मैं अभी भी यही सोचती हूँ किसी दिन फ़ोन आएगा कि यार कहाँ हो, इतने दिन हो गए, वेयर आर यू। बस हर वक्त मेरे जहन में अभी भी उसका यही जुमला गूंजता है कि अभी उसका फ़ोन आएगा और कहेगी यार वी मस्ट मीट। 7:30 पे 13 मार्च 2013 को मेरे पास फ़ोन आता है कि मैम को जो है वो गोली लगी है। मैं उस वक़्त एक मोटर बाइक पे था, मुझसे मोटरसाइकिल अभी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो वो लम्हा हमारे लिए तो काफ़ी एक, आप समझ जाएं कि मैंने बोला था कि मैडम शाम हो रही है, मैडम चले जाएं, हालत सही नहीं है, हालत सही नहीं है, आप जाए। लेकिन तो मेहमान लोग जो आए उनको उन्होंने छोड़ा नहीं। बुध वाला दिन था वो दिन, तो बोले बाहर के हालात कैसे हैं? तो मैंने कहा आप जल्दी निकल जाएं। तो बोली ना मुझे ठिशा ठिशा से बहुत डर लगता है, ये लफ्ज़ बोली थी। और दूसरी बुध को वो उसी ठिशा से बेचारी ख़त्म हो गई ना। जब सुनी तो मेरे पैर से ज़मीन निकल गया। वो दिन आज का दिन मैं मैडम परवीन को, बल्कि मेरे शौहर एक दिन कहने लगे, बच्चे मैं बहुत बीमार पड़ गई, तो मेरे शौहर कहने लगे क्या मैडम परवीन के साथ तुम भी जाओगी? But the amazing thing is, and this is usually when death happens, your image is one of sadness. But of course one was very sad. But जो amazing बात है वो ये है कि I have always visualized her smiling, even on that day, at that time. I don't know why. I went to the funeral. Even then, the only image I could have is her smiling.
must show you some beautiful birds here. Look at these birds who come from interior Sindh. You know, that's how these are known as Neelkat. You know, when they fly, their wings are neel. We have these 5 birds.